बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू भक्कर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी, लेक्चर एजुकेशन एसएस हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए हम क्रक्स ऑफ एजुकेशन की किताब से रिसर्च के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले दो पार्ट्स ब्रीफली डिस्कस किए जा चुके हैं। आज हम उसका फाइनल यानी कि थर्ड पार्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टास्क से। इससे पहले हम इसकी बाकी सबका दो वीडियोस में 165 सवाल तक हल कर चुके हैं। आज 166 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल भक्कर एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एजुकेशन के पेपर्स जो हैं पीपीएससी की जानिब से वो जल्द कंडक्ट होने वाले हैं। तो इसके बारे में मज़ीद इम्पोर्टेंट मटीरियल जो अभी हम आने वाले कुछ दिनों में अपलोड करते रहेंगे आपको बर वक्त मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं 166 से। रिसर्चर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिचुएशन इन। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो है वो लिस्ट दी गई है और इनसे क्या मुराद है, इनको डिफ्रेंशिएट हमने कैसे करना है। रिसर्चर खुद भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन सिचुएशन में, यानी कि वो एक पार्टिसिपेंट है। सिर्फ उसने देखा नहीं है बल्कि वो भी उस इवेंट का एक किरदार था, वो खुद उसमें शामिल था। ठीक है, तो क्या है, रिसर्चर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, रिसर्चर इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन। तो ये हो गया वो खुद यानी कि इन्वॉल्व नहीं है, तो ये पार्टिसिपेशन के हिसाब से जो है वो फिर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बनेगी, क्योंकि उसमें उसने पार्टिसिपेट अभी नहीं किया। रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व द सिचुएशन। अब यहाँ पर अभी सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो जहाँ पर आपने डिफ्रेंशिएट करना है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, कि यहाँ पर इस 168 में रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व्स द सिचुएशन, उसने खुद उस मंज़र को, उस सीन को, उस सिचुएशन को देखा है, ऑब्जर्वर है उसका खुद। ठीक है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी। हाँ, अगर उसने पार्टिसिपेट किया है, अगर उसका एक्टिव मेंबर भी रहा है, उसमें इन्वॉल्व भी रहा है, तो फिर ये चीज़ होगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर उसने सिर्फ डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व किया है, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बाय द मीन्स लाइक रिकॉर्डिंग ETC, तो ये होती है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। यानी क्या हुआ, दूसरे सेकेंडरी रिसोर्सेज से जो हम डाटा हासिल करते हैं, ठीक है, किसी और से सुन लिया, कुछ मज़ीद मटेरियल मिल गया, उससे हम कोई गेस लगाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। खुद नहीं देखा बल्कि किसी मज़ीद मिलने वाले डाटा से हमने उनको रिकॉर्ड किया है। 170 ऑब्जर्वेशन इन अननेचुरल सेटिंग इज़ डन इन। ऑब्जर्वेशन इन अननेचुरल सेटिंग इज़ डन इन, तो साफ ज़रा है, जो कि नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। जिस तरह हम किसी चीज़ को लेबॉर्ट्री में मुंतकिल कर देते हैं तो उस पर हम कंट्रोल का एलिमेंट नाफिज कर देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक मैं मिसाल ही कोट कर रहा हूँ, जस्ट सपोज कि एक एनिमल लाइफ जो है उसको जंगल में जाके देखना, ये है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल इन्वायरमेंट में। लेकिन उसको ज़ू में जाके देखना, ये कंट्रोल्ड है। ठीक है, यानी कि वो उसको पिंजरे में देखना, ये फिर नेचुरल नहीं होगा, ये अननेचुरल हो जाएगा, तो ये कंट्रोल्ड बन जाएगा। तो हमेशा अननेचुरल जो होता है वो कंट्रोल्ड होता है, उसमें हम उस पर हम अपने मतलब है रूल्स या जो भी लिमिटेशंस होती हैं या जो भी कंट्रोल होता है उसको नाफिज करते हैं, लागू करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। 171 है सोशल रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज़ मेजर्ड इन सोशियोमेट्रिक मेथड। अब सोशियोमेट्रिक मेथड क्या है, सोशियोमेट्रिक मेथड से मुराद ये है कि लोगों का आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, लोगों के बामी आपस में ताल्लुकात होते हैं, कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं या कितने गहरे हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो सोशियोमेट्रिक कहलाती है। और जिस मेथड से इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको सोशियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। उसके बाद है जी 172 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स, सोशोग्राम। अब देखें, सोशोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप ऑफ पीपल विद अदर होता है, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको सोशोमेट्री कहा जाता है। और जिस तरीके से ये सोशल रिलेशनशिप मेजर किया जाता है, इसको सोशोमेट्रिक मेथड कहते हैं। अब उसमें इसका जो डाटा होता है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक होता है सोशोग्राम और एक होता है सोशोमेट्रिक्स। अब सोशोग्राम में क्या होता है, जब वही डेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हो तो वो सोशोग्राम कहलाता है, और अगर टेबल की फॉर्म हो यानी कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको कहते हैं सोशोमेट्रिक्स। 174 है लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन टू रिलेट विद क्लासमेट्स, गैस हू टेक्निक। अब गैस हू टेक्निक से मुराद क्या है, गैस अंदाज़ा लगाएं हू कि कौन है, ये एक टेक्निक है जिसको कहते हैं गैस हू टेक्निक। मुराद क्या है इससे, मुराद ये है
कि फ़र्ज़ करें क्लास है या कुछ बच्चे हैं या एक बच्चा है, ठीक है, उसके सामने आप कोई कैरेक्टर के बारे में कुछ बताते हैं, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, कोई क्लास का कैरेक्टर है, कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो वो उससे पूछते हैं बताएं ये किसकी बात हो रही है, तो इसको कहते हैं गैस टेक्निक। इसके एक और भी तरीक़ेकार हो सकता है, कोई एक बच्चा कोई परफॉर्म करता है, ठीक है, मिसाल के तौर पर अपने किसी क्लासमेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका नाम नहीं लेते बल्कि उस जैसी शरारत करते हैं, उस जैसा काम करते हैं जैसा वो काम करता होगा, ठीक है, तो फिर दूसरों से पूछा जाता है कि बताइए ये किसकी मतलब है कॉपी की गई या किसको इमिटेट किया गया है, किसको रिप्रेजेंट किया गया इस कैरेक्टर में, ठीक है। तो ऐसे दीगर मतलब काम भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं गेस टेक्निक। लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन टू रिलेट विद द क्लासमेट्स, ठीक है, कि बताएं भी शरारती बच्चा ये शरारती बच्चा है तो ये कौन था, कौन किसकी शरारत को जो है वो इंडिकेट किया गया है, तो इस तरह जो है वो बताएंगे तलबा, इसको कहते हैं गेस टेक्निक। उसके बाद ये स्केल मेजर्स सोशल डिस्टेंस विद द स्पेशल क्लास ग्रुप। सोशल डिस्टेंस स्केल, अब सोशल डिस्टेंस स्केल क्या होता है? असल में सोशल डिस्टेंस स्केल जो है दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लोगों का जो आपस में तल्लक है वो कितना गहरा है, कितना करीब है, कितना दूर है, इस स्केल पर जो है उसको मेयर किया जाता है, इसको कहते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल, ठीक है। एक ये क्वांटिटेटिव स्केल, साफ ज़रा स्केल का मतलब ही ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव होता है, तो क्वांटिटेटिव मेथड है जिसमें लोगों का ताल्लुक कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना गहरा है या कितना दूर है, वटेवर जो भी है, उसकी इंटेंसिटी को जो मेजर करने के लिए स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस स्केल। यानी कि इसको मज़ीद एक्सप्लोर करूँगा कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के कितने करीब है, या एक फ़र्द एक ग्रुप में कितना एक्टिव है, या एक ग्रुप में कुछ अफराद कितने एक्टिव हैं या नहीं हैं, मतलब है जो भी उनका रिलेशनशिप का लेवल है उसको सोशल डिस्टेंस स्केल में मेजर किया जाता है। 167 है जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो हैं वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये अनकॉन्शियस टेक्निक्स होती हैं जिसमें कुछ तरीक़ेकार यूज़ होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन अभी या उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो वो पर्सन जो है उनको एनालाइज़ करता है, इस दौरान जो रिसर्चर होता है वो बड़ा माहिर होता है, उस शख्स को एनालाइज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको अनकॉन्शियसली जो है ना एक समझने की कोशिश की जाती है उस शख्स को। अब 177 नंबर पर है 177, 10 इरेगुलर बट सिमेट्रिकल इंक बोल्ट इमेजेस यूज्ड इन रॉरशैक इंक ब्लॉट। रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है ये एक टाइप ऑफ टेस्ट है, असल में ये क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है उससे मुतल्लिक है। एक रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, एक थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इन्होंने पेशेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए उनका एक अंदर मतलब साइकोलॉजी को जांचने के लिए ये टेस्ट डेवलप किए थे। अब जो रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट है उसमें क्या होता था कि कुछ ऐसे इमेजेस पेशेंट्स को दिखाए जाते थे जिसमें किसी को लगता था कि ये किसी शेर की तस्वीर है, किसी को वो गीदड़ नज़र आते थे, किसी को वो चुड़ैल नज़र आते, किसी को ह्यूमन बीइंग नज़र आते, किसी को दो लोग नज़र आते, यानी कि एक ही फिगर को ऐसा पोर्ट्रे किया जाता था कि फिर ये देखा जाता था कि ये जो फ़र्द है, ये जो मतलब है पेशेंट है, ये किस चीज़ को फोकस कर रहा है, कौन सी इमेजेस को फोकस कर रहा है, तो उससे उन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता था कि उसकी शख्सियत जो उसकी सोच का अंदाज़ा लगाया जाता था। तो इसको कहते हैं रॉरशैक इंक ब्लॉट टेस्ट। पेशेंट इज़ आस्क्ड टू टेल व्हाट ही सीज इन इंक ब्लॉट इमेज इन इंक ब्लॉट टेस्ट। अब देखिए वही बात है, इंक ब्लॉट टेस्ट में पेशेंट से, क्योंकि ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं, ये पूछा जाता है कि भाई इस पिक्चर को देखें और बताएं आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी एम्बिगुअस पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, तो उसको भी जो नज़र आएगा वो बताएगा और उसी हिसाब से वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, साइकेट्रिस्ट जो हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते थे। Patient asked to tell about ambiguous scenes in test, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। अब ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक टेस्ट है, जिस तरह इंक ब्लॉट टेस्ट है इस तरह थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट भी है। अब इसमें फ़र्क ये होता है कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में एक जो पिक्चर्स होती थी उनको सीरीज़ वाइज दिखाया जाता था, यानी कि एक उसके बाद दूसरी 5 या 10 या 12 एक सीरीज़ में दिखाई जाती थी पिक्चर्स, और फिर उस पिक्चर्स की सीरीज़ बाय सीरीज़ जो पेशेंट अंडरस्टैंडिंग करता था उससे कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाता था। तो ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता था एक और टेस्ट इसी तरह का जिसको कहते थे थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। इसके बाद जी 180 स्टूडेंट्स स्किल्स और नॉलेज इन स्पेसिफिक एरिया मेजर्ड इन अचीवमेंट टेस्ट। तो अचीवमेंट टेस्ट
कि बच्चे जो है किस फील्ड में मतलब है कितना नॉलेज रखता है, ठीक है। उसके लिए हम जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट मेजर जॉब कैपेबिलिटीज़ फॉर फ्यूचर पोटेंशियल, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये टेस्टों के बारे में हम पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर प्रोडिक्शन के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल होता है कि बच्चा आगे जाकर मतलब डॉक्टर बनेगा, ठीक है, या लेक्चरर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है क्या वो उस काबिल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें उतनी सलाहियत कैपेबिलिटी है कि नहीं है, उसके लिए उसका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। जिस तरह MBBS बनने के लिए हम टेस्ट लेते हैं, ठीक है, ये भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। गैट का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। टेस्ट मेजर्स मेंटल फंक्शंस, इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, लिकर्ट, सिमेंटिक डिफरेंशियल, थ्रस्टन और गटमैन, ये सारे जो स्केल्स हैं दीज आर एटीट्यूड स्केल्स। एटीट्यूड की मेजरमेंट के लिए जो स्केल्स इस्तेमाल होते हैं इन सबको जो है एक ही लाइन में इनलिस्ट किया गया, लिकर्ट स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, थ्रस्टन स्केल और गटमैन स्केल। मोस्ट वाइडली यूज सिंपल स्केल टू मेजर एटीट्यूड, ये बहुत ही अहम सवाल है, 1 नंबर का अक्सर आता है सवाल, और इसी स्टेटमेंट के साथ आता है कि एटीट्यूड मेजरमेंट का सबसे कॉमन स्केल कौन सा है, तो वो लिकर्ट स्केल होता है, ठीक हो गया। इवन चारों भी ऑप्शन आ जाए तो फिर भी हमने लिकर्ट पर लगाना है, लेकिन ऐसा होता है कि बाकी ऑप्शन भी और आते हैं, उनमें से हमने लिकर्ट को चूज़ करना होता है। सबमिटेड रेटिंग स्केल इज़ आल्सो कॉल्ड लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल में होता क्या है, लिकर्ट स्केल में 5 पॉइंट स्केल होता है, दरमियान में होता है एक न्यूट्रल वैल्यू, ठीक है, यानी कि अनडिसाइडेड, जिसको हम UD कहते हैं। एक तरफ उसके दाएं तरफ जो समझ लें आप एग्री और स्ट्रांगली एग्री, और बाएं तरफ डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री के ऑप्शंस होते हैं। तो दरमियान में जो 5th पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जो भी बंदा ओपिनियन देता है वो 5 में से किसी एक पॉइंट को चूज़ करता है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो वो ओपिनियन देने वाला कभी 4 को चूज़ करेगा, कभी 2 को, कभी 3 को। आखिर पर क्या होता है, इसको सबमिटेड रेटिंग क्यों कहा जाता है, आखिर पर फर्ज करें 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो उन 10 के 10 नंबर्स जो ओपिनियन देने वाले ने दिए होंगे मुख्तलिफ सवालों के जवाब में, उन सबको जमा कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे कोई ना कोई राय कैलकुलेट की जाती है, इसको कहते हैं सबमिटेड रेटिंग स्केल। आखिर पर फिर एक स्केल बना होता है कि अगर इस किसी के इतने पॉइंट हैं तो इससे मुराद ये उसकी ये थिंकिंग है, अगर इतने पॉइंट किसी ने लिए हैं तो उससे मुराद ये वाली थिंकिंग है। तो इसलिए इन तमाम स्कोर्स को आखिर पर जमा कर लिया जाता है लिकर्ट स्केल में, जो इसका प्रोसेस है, तो इसमें इसलिए उसको सबमिटेड रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। उसके बाद है जी स्कोर्स ऑफ ऑल वैल्यूज समड अप इन, तो वही बात आ गई, सबमिटेड या समड अप, लिकर्ट स्केल हो गया। कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ इवेंट्स इज मेजर्ड इन द स्केल। अब देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि लफ्ज़ जो है ना सिमेंटिक का मतलब भी मीनिंग होता है, ठीक है। सिमेंटिक्स की जो मेमोरी है, सिमेंटिक्स या लिंग्विस्टिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो मीनिंग्स को स्टडी करती है, स्टडी ऑफ मीनिंग्स कहलाती है। अब कैनोटेटिव मीनिंग ऑफ इवेंट्स इज मेजर्ड इन सिमेंटिक डिफरेंशियल। सिमेंटिक डिफरेंशियल भी एक एटीट्यूड मेजरमेंट का स्केल है। उसमें होता क्या है, होता ये कि इसमें पोलर एडजेक्टिव यूज़ होते हैं। अब पोलर एडजेक्टिव से क्या मुराद है, अब याद रखिए ये लफ्ज़ पोलर एडजेक्टिव्स। गुड, एक तरफ गुड हो गया, यानी कि पोलर कहते हैं एक एंड और उसके अगेंस्ट दूसरी एंड, तो बैड, गुड और बैड, और दोनों एडजेक्टिव्स हैं, पोलर एडजेक्टिव हो गए। पोलर का मतलब है दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर, लकी अनलकी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो होता है लिकर्ट स्केल उसमें तो 5 पॉइंट होते हैं ना, लेकिन इसमें पोलर एडजेक्टिव्स होते हैं, एक चीज़ दूसरी बिल्कुल उसके मुखालिफ दूसरी चीज़, दरमियान में इसके 7 पॉइंट्स होते हैं। अब फर्ज करें एक है गुड और बैड, ठीक है, तो ये पोलर एडजेक्टिव हो गया, एक तरफ गुड हो गया दूसरी तरफ बैड हो गया। अब दरमियान में 7 इसके पॉइंट होते हैं, तो मार्क करने वाला दरमियान में किसी न किसी पॉइंट को ओके करेगा या टिक करेगा। तो जिस पॉइंट गुड के नज़दीक होगा तो वो उसको ज़्यादा गुड समझ रहे होगा, अगर बैड के नज़दीक होगा तो उसको ज़्यादा बैड समझ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह इसमें पोलर एडजेक्टिव का लफ्ज़ लाजमी आता है, ठीक है, पोलर एडजेक्टिव्स, ठीक है, या कैनोटेटिव मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग के हिसाब से एक बिल्कुल पॉजिटिव एक बिल्कुल नेगेटिव चीज़ का आपस में कंपैरिजन किया जाता है, और जो राय देने वाला होता है वो क्या करता है, अपने 7 पॉइंट्स पर, इनके जो दरमियान में पॉइंट्स होते हैं गुड और बैड के दरमियान, जैसे वो 7 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, तो उनमें एक पर वो ओके करेगा, क्लिक करेगा, तो इस तरह जो है उनके ओपिनियन को जो है वो मेजर किया जाएगा। उसके बाद है जी गटमैन स्केल इज़ आल्सो कॉल्ड स्केलोग्राम, क्यूमुलेटिव स्केल। अब देखिए ये जो प्रोसीजर है गटमैन स्केल का, इसका या स्केलोग्राम इसको कहते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका प्रोसीजर ये है कि आप किसी एक हद तक स्टेटमेंट्स की लाइन तक एग्री कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर
क्वेश्चनर में 10 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपने 7वीं को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप पीछे वाली 6 को सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक आप आखिरी स्टेटमेंट से एग्री करेंगे इसका मतलब यही होगा कि आप उससे पीछे वाली तमाम स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं। इसी तरह जहाँ पर आप डिसएग्री करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, इससे तमाम तर पीछे वाली स्टेटमेंट्स को भी आप डिसएग्री करना शुरू कर देंगे। तो इसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि आप फिर क्या करते हैं, जो राय देने वाला होता है वो फिर जहाँ पे अगर वो चीज़ों को एग्री कर रहा है, फ़र्ज़ करें उसका पहले 7 पॉइंट्स तक वो एग्री कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको एग्री करता जाएगा। टोटल अगर 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 8वें पर जाएगा तो उसको वो डिसएग्री करना चाहता है तो फिर उसको अटैम्प्ट ही नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा, बस फिर 7 पे रुक जाएगा। तो वो 10 में से 7 को ही एग्री करेगा, क्योंकि अगर वो 8 को डिसएग्री करता है तो पीछे वाले सारे पे डिसएग्री हो जाएंगे। तो वहाँ तक वो मूव करेगा जहाँ तक वो एग्री कर रहा है, और जहाँ तक वो एग्री करता जाएगा उससे पीछे वाले सारे भी एग्री होते जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्केलोग्राम या गटमैन स्केल। क्वेश्चनर आर आस्क्ड इन इंटरव्यू आस्क्ड इन क्वांटिटेटिव फॉर्म इन क्वेश्चनर। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में टूल्स होते हैं क्वेश्चनर में, जब क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करके चेक लिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल हो गया, ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में यूज़ होते हैं। क्वेश्चनर आस्क्ड इन क्वालिटेटिव फॉर्म, अब ये दूसरी चीज़ होगी। अब क्वालिटेटिव में ओपिनियन आयर, ओपिनियन जो होती है वो अब क्या देते हैं, क्वालिटेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों का फ़र्क हो गया। उसके बाद है जी 192 परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव थ्रू ओपिनियन आयर। लिस्ट ऑफ आइटम्स फॉर वेरिफिकेशन इज़ गिवन इन टूल चेक लिस्ट। अब देखिए चेक लिस्ट क्या होती है, चेक लिस्ट आप एक मार्क टिक लगाते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को वेरीफाई करना हो उसके सामने टिक लगा देते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है, इसको चेक लिस्ट कहा जाता है। क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट मयर्स व्हाट इज़ डिज़ाइन टू मयर, तो इसको हम वैलिडिटी कहते हैं। व्हाट इज़ डिज़ाइन टू मयर, जो व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मयर, इसको वैलिडिटी कहा जाता है। A test is valid by definition is inferred in types of validity, इसको कहते हैं फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी क्या होता है, फेस वैलिडिटी से मुराद ये होता है कि टेस्ट क्या होता है, बाय डेफिनेशन जो है वो करेक्ट है, वो उसी पर्पस को सर्व कर रहा है जिसको वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ अ टेस्ट विद इट्स ऑब्जेक्टिव इज चेक्ड इन कंटेंट वैलिडिटी। अब जो वैलिडिटी की टाइप्स हैं उसमें कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, देखिए उसी कंटेंट में से क्वेश्चनर तैयार करना, टेस्ट तैयार करना, जो कंटेंट उस टास्क का, उस टेस्ट का हिस्सा है, ठीक है, उसी को ही कवर करें। उसके ऑब्जेक्टिव्स वही हों जो कंटेंट को कवर कर रहे हों, कंटेंट से बाहर ना हो, ठीक है। सो एप्रोप्रिएशन ऑफ अ टेस्ट विद इट्स ऑब्जेक्टिव्स, जब वो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को एड्रेस करेगा जो कंटेंट का हिस्सा है तो ये कंटेंट वैलिडिटी होगी। कंसेप्ट ऑफ अ टेस्ट आइटम इज चेक्ड इन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसको हम पहले भी इस पर बहस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का तल्लुक जो है वो आइडिया के साथ होता है, अजम्पशन के साथ होता है, कंसेप्ट के साथ होता है। जब हम कोई कंसेप्ट क्रिएट करते हैं, अपने जहन में एक ख्याल बनाते हैं कि हमारे हिसाब से क्लास का रिज़ल्ट इतना आएगा, हमारे हिसाब से बच्चा इतना परफॉर्म करेगा, और फिर अगर वो बच्चे या क्लास उस हिसाब से वैसे ही परफॉर्म कर देते हैं जिस तरह हमने सोचा था, यानी कंसेप्ट क्रिएट किया था, आइडिया क्रिएट किया था, अज्यूम किया था, उस हिसाब से आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। 198 है जी प्रडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ अ टेस्ट इज़। तो साफ ज़रा फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है वो प्रेडिक्टेड वैलिडिटी में होगी, ठीक है, कि बच्चा जो है वो इस काबिल होगा और वो वाकई ऐसा हो जाता है तो फिर वो प्रेडिक्शन अच्छी हो जाएगी, सही साबित हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे के बारे में ये गुमान कि वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, तो वो बन भी जाता है तो वो उसकी प्रेडिक्शन जो है वो वैलिड हो जाएगी। सिमिलरिटी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट कंकरेंट वैलिडिटी। अब कंकरेंट वैलिडिटी में क्या होता है, कंकरेंट वैलिडिटी में ये होता है कि आप दो तरीक़ों के साथ एक चीज़ को कंफर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे ने टेस्ट लिखा हुआ आपने चेक किया, फिर आप कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, उससे सुन भी लेते हैं थोड़ा बहुत उसके टेस्ट में से, तो आपने क्या किया, उससे कंफर्म कर लिया। तो क्या होता है, सिमिलरिटी ऑफ अ टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट के रिजल्ट की सिमिलरिटी विद प्रीवियसली वैलिडेटेड टेस्ट, पहले से ही जिस टेस्ट को आप वैलिडेट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं, उसकी दोबारा किसी और तरह से आप क्या कर लेते हैं, कन्फर्मेशन कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ टेस्ट स्कोर, इसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। सिमिलर रिजल्ट्स ऑन सेम टेस्ट रिपीटेडली,
सेम टेस्ट अगर आ जाएगा, ठीक है, सेम टेस्ट, देखिए टेस्ट रीटेस्ट, उसी टेस्ट को हमने दोबारा रीटेस्ट किया है और स्कोर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये टेस्ट रिलायबल है। तो अगर सेम टेस्ट बार बार वही, मैं दोबारा कह रहा हूँ सेम टेस्ट, अगर सेम टेस्ट बार बार वही रिपीट करेगा, स्कोर को जनरेट करेगा, तो वो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होगा। कंसिस्ट स्कोर ऑन टू डिफरेंट टेस्ट ऑफ सेम नेचर, तो इसको कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, या इसका दूसरा नाम इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी होता है, ठीक है, जब पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अब जहाँ पे दो टेस्ट हैं, लेकिन दो टेस्ट कैसे, जो इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे, ठीक है। अगर इक्वल डिफ़िकल्टी लेवल के टेस्ट जो हैं एक ही ग्रुप को, एक ही क्लास को दिए जाएं और फिर भी उनमें स्कोर कंसिस्टेंट आए, सेम आए, तो हम इसको कहेंगे पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी या इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी। 203 है जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ टेस्ट इनटू टू हाफ्स इज डन इन स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ताकि स्प्लिट मानी तकसीम करना, हाफ मानी दो में। आप एक टेस्ट को दो में इवन आर्ड में तकसीम कर देते हैं और फिर वो उस क्लास को देते हैं, फिर उसके कंटेंट का एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है, आपस में उसको एनालाइज करते हैं कि क्या एक हाफ का दूसरे हाफ के साथ जो है अगर एक हाफ के चंद सवाल जो दूसरे हाफ से मिलते हैं, एक सही होगा तो दूसरा भी सही होगा, ठीक है, होना चाहिए। तो ये जो रिलायबिलिटी है, जब आप एक टेस्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और फिर उसके दोनों हिस्सों का आपस में एनालिसिस करते हैं, अगर स्कोर बराबर हैं, तो फिर इसको कहते हैं स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। मैथमेटिकल टेक्निक्स टू एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा, स्टेटिस्टिक्स, डाटा इज टेकन फ्रॉम ऑल पॉपुलेशन इन स्टेटिस्टिक्स, पॉपुलेशन में से जब डाटा लिया जाता है इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। डेटा इज टेकन फ्रॉम सैम्पल इन स्टेटिस्टिक्स, ये इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स कहलाती है। देखें, अगर पॉपुलेशन, वैसे भी हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, जिसमें हम पॉपुलेशन के पास जाते हैं, ठीक है, लोगों के पास जाते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर डेटा पॉपुलेशन से लिया गया है तो डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर क्या है इन्फेरेंशियल क्या होगा, अगर सिर्फ सैम्पल से, जो सैम्पल हमने सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ से डाटा लिया गया तो इसको कहते हैं जी इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। डाटा इज कंक्लूडेड फाइनली इन स्टेटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में होती हैं वो डाटा कंक्लूडेड फॉर्म में नहीं होता, वो रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम उसको कैलकुलेट भी करते हैं और रिजल्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम स्टेटिस्टिकल लॉस को, फार्मूलाज को अप्लाई करके अल्टीमेटली उसका रिजल्ट जनरेट करते हैं। डाटा इज प्रोवाइडेड इन रॉ नॉट फुली कंक्लूडेड, डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों में। मीन, मॉड, मीडियन आर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड मीन, औसत मीन को कहते हैं, सबका औसत जो है एवरेज मीन कहलाता है। मिडल वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं। वैल्यू दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली, मॉड कहते हैं। वो अदद जो किसी डाटा में बार बार रिपीट हो वो मॉड कहलाता है। उसके बाद ये रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन, ये जो स्टेटिस्टिकल टर्म्स है ये आप उसको कुछ याद कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इसका रेंज, मैक्सिमम या मिनिमम का भी लफ्ज़ आ सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम में जो डिफरेंस है वो रेंज कहलाता है, या हाईएस्ट और लोएस्ट में भी जो डिफरेंस है वो भी क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्वार्टर वैल्यू ऑफ द डाटा इज मेजर्ड इन क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसमें आपने क्वार्टर से ही याद कर लेना है, क्वार्टाइल डेविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन ये असल में क्या है, ये इनके जो फार्मूलाज हैं उनकी स्टेटमेंट्स बना के दी हुई हैं। अगर आप इनको कंफर्म करना चाहें तो आप इनके फार्मूलाज को चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। एवरेज स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन मीन्स वेरिएंस वेरिएबल ऑफ सेम नेचर आर ग्रुप टुगेदर इन फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में क्या होता है, फैक्टर एनालिसिस से मुराद ये है कि जो एक जैसे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स ऑफ सेम नेचर, उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है कि उनका आपस में अगर रिलेशनशिप है, उनकी नेचर सेम है, तो उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है और इस चीज़ को कहते हैं जी फैक्टर एनालिसिस। उसके बाद है जी आखिरी सवाल, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। को का मतलब होता है दो, रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो जब रिलेशनशिप होगा दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान, तो इस चीज़ को हम कहेंगे क्या चीज़, कोरिलेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।